उपन्यास एक थी मैना एक था कुम्हार। उपन्यासकार हरि भटनागर। हरि भटनागर जाने माने कहानीकार उपन्यासकार है। प्रस्तुत है उनके उपन्यास एक थी मैना एक था कुम्हार का सस्वर पाठ। यह ऑडियो बुक रचनाकार और http://रचनाकार.org की प्रस्तुति है। उपन्यास एक थी मैना एक था कुम्हार। उपन्यासकार हरि भटनागर। अंतिम भाग 5 अध्याय 20। पटवारी को जब यह खबर लगी कि कुम्हार कुएं में कूद गया है, उस वक्त वह अपने छोटे से मंदिर में गमछा बांधे आंख नीचे जोर जोर से हथेलियां बजाता हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। भारी खुश हुआ और गला फाड़ फाड़ कर पाठ करने लगा, जिससे उसकी पत्नी डर गई कि अभी तक तो पाड़े ठीक थे, कुम्हार की खबर से ऐसा क्या हो गया कि गला फाड़ फाड़ कर पाठ करने लगे, हथेलियां भी बहुत जोरों से बजाने लगे। कहीं दिमाग तो नहीं चल गया। इधर जब से जमीन का मामला शुरू हुआ है, ढंग से न खा रहे हैं, न पी और न सो। 3 बजे रात से ही उठ बैठते हैं और बाहर चक्कर लगाने लग जाते हैं। बोलो तो ऐसे चीखते हैं कि मत पूछो। यकायक पटवारी उठा और दरवाजे से बाहर निकलने को हुआ कि सामने पत्नी को खड़ा पाकर जोरों से चीख पड़ा कि कमीन रास्ते में आ खड़ी हुई। हट किनारे हो उसने बुरा सा मुंह बनाया और बाहर खड़े आदमी से पूछने लगा कि मामला क्या था। आदमी ने जब यह बतलाया कि उसे सिर्फ इतना ही पता है कि कुम्हार कुएं में कूद गया, बस्ती के लोगों से तकरार के बीच पटवारी अपरंपार खुशी से लहराने लगा। चलो बिना कुछ करे धरे मामला अपने हत्थे आ गया। कलेक्टर के पास अब जाने की जरूरत भी नहीं। यह सोचता जैसे ही वह अंदर गया, हनुमान जी की फोटो के आगे नमन के लिए झुका कहा कि भगवान आपने मेरी प्रार्थना सुन ली, अब हम हनुमान गढ़ी पे लड्डू चढ़ाएंगे। जनेऊ से पीठ खुजलाते हुए उसने कमरे के कई चक्कर लगाए और जैसे ही बाहर पैर रखा, बाबू हाफता खड़ा दिखा जो कह रहा था कि कुम्हार मरा नहीं, बच गया है। लड़ाई झगड़े में पगला के कुएं में कूद तो गया, लेकिन बस्ती के लोगों ने मचिया डाल के उसे निकाल लिया। ताज्जुब की उसे खरोंच तक नहीं आई। पटवारी इस बात से बुझ सा गया। उसने पत्नी को गालियां दी जो बीच रास्ते में आ खड़ी हुई थी, जिससे अशुभ हो गया। नहीं, मामला बन गया था। यकायक उसने सोचा कुम्हार मरे या जिए, काम तो अपना होना ही है 100%। काहे को दुखी होता है वह। थोड़ी देर बाद बाबू चला गया और पटवारी इस सोच में डूब गया कि बस्ती में इतनी बड़ी घटना घट गई और पुलिस को खबर तक नहीं। हद है यह तो। अगले ही पल वह थाने में था और उसके 10 मिनट के बाद टी.आई. तोमर के साथ कुम्हार के झोपड़े के सामने नीम के नीचे कुम्हारिन ने खाट पर लेटे कुम्हार को टी.आई. और पटवारी के आने की खबर दी। कुम्हार को यह समझते देर न लगी कि मामला थाने तक पहुंच गया है। अब पुलिस बेवजह मुझे तंग करेगी और बच्चों को कुएं में कूदने से कुम्हार को ऊपरी चोट कहीं भी न लगी थी। हाँ, दिल में हौल जरूर बैठ गया था। रह रह लगता कहीं वह शांत न हो जाए। इस हौल को निकालने के लिए वह पूरी तरह आराम कर रहा था। धीरे धीरे चलता वह टिटरा सरकाता बाहर निकला और टी.आई. और पटवारी को झुककर राम राम की। टी.आई. तोमर मोटरसाइकिल से टिका खड़ा था। उसी के बगल में था पटवारी बलभद्र, पैड़े मुंह में पान ठूसे। टी.आई. ने पूछा क्या हुआ? भोला, कुएं में तुम्हें किसने धकेल दिया? कुम्हार हाथ जोड़ता बोला, कुएं में मुझे भला कौन धकेलेगा मालिक, अपने आप तो आज तक नहीं गिरा। टी.आई. कुटिलता से मुस्कुराता सिर हिलाता बोला, कल रात यहाँ झगड़ा टंटा किससे हो रहा था? कोई झगड़ा टंटा नहीं हुजूर, ऐसी यहाँ के लोग मिलने की खातिर आए थे। मिलने आए थे तो तू कुएं में गिर गया। टी.आई. आंखों में बदमाशी लाता बोला, कुछ नहीं साहब, ऐसी गफलत हो गई थी। गफलत कैसे हो गई? टी.आई. गहरे उतरता बोला, ये लोग कहाँ रहते हैं? साहब, शहर में रहते हैं, यहाँ उनकी जमीनें और घर है तो 2 जगह ठिकाने। टी.आई. हंसा, यहाँ भी और वहाँ भी, इसके अलावा भी कहीं? क्या बात है? जमीन कब्जियाने का यह उम्दा रास्ता है। क्यों भाई पैड़े जी? पैड़े मुस्कुराए भर बोले, कुछ नहीं, जिसने बहुत कुछ कह दिया था। टी.आई. कड़क आवाज में बोला, साफ साफ बताओ, नहीं बात बिगड़ जाएगी। दारू पी के झगड़ा टंटा हुआ और कहते हो कुछ नहीं। कुम्हार हाथ जोड़ता झुककर बोला, साहब सच्ची बात है कि किसी ने दारू नहीं पी रखी थी, जिसकी कसम कहे हम खा सकते हैं। बस्ती के ही साथी थे जो जमीन के बारे में बात करने आए थे, बस ये बात थोड़ी गर्म हो गई थी और कुछ नहीं। टी.आई. ने पटवारी की ओर देखा, जिसका आशय था कि कुम्हार बात तो सही कह रहा है, अब तुम बताओ इसे किस रास्ते घेरें। पटवारी कुटिलता से मुस्कुराया और खैनी की पीक थूकने के बहाने पीछे मुड़ गया। बोला, कुछ नहीं, जैसे कह रहा हो कि रास्ते 1000 है। अब आप पुलिस वाले हो, खुद देखो, जिसने गड़बड़ की है उसे घेरना जरूरी है। बच्चू का नाम लो, वही टंटे की जड़ है, वही है जिसने मेरे खिलाफ आग लगाई। बच्चू कौन है? टी
मुद्दे पर आया जिसके खिलाफ पटवारी कड़ी कार्रवाई चाहता था। यही था जो उसकी मंशा को तार तार करने गया था और कुम्हार से लड़ पड़ा था। यकायक रूल से कॉलर के नीचे पीठ खुजलाते आगे बोला, ये वही कुली है जो रेलवे स्टेशन के पीछे झुग्गियों में रहता है। हाँ साहब, वही है, कुम्हार ने सहजता से जवाब दिया। ये बरखुरदार पहले भी फौजदारी कर चुके हैं। टी.आई. ने जब यह कहा, कुम्हार उसकी बात काटता जोरों से बोला, हुजूर माफ करेंगे, उसने कभी कोई फौजदारी वगैरह नहीं की, गलत कहा जा रहा है। टी.आई. गर्दन हिलाता, आंखों में रोश लाता बोला, अब तू बताएगा गलत सही का भेद। नहीं मालिक, कुम्हार हाथ जोड़ता बोला, सच्ची बात कहने में हिचकना गलत होगा। और कौन लोग थे, नाम ले। टी.आई. कड़क अंदाज में बोला, साहब श्यामल का बाबू, बच्चू, बूढ़े काका थे और कोई नहीं। टी.आई. ने पटवारी की ओर देखा जैसे कह रहा हो कि जल्द मैं मुद्दे पर आ रहा हूँ, परेशान न हो। फिर कुम्हार से सवाल किया, सुना है ये लोग तुझे खत्म करने आए थे। कुम्हार ने पटवारी की ओर देखा जैसे कह रहा हो कि तुम्हारे ही कारण टंटा हुआ, तुम न अंगूठा लगवाते और न वह लड़ने आता, हम लोगों की गर्दन क्यों फंसवा रहे हो, वह भी झूठ में। टी.आई. को समझा दो, बात खत्म हो, चुप खड़े हो और कुछ बोल नहीं रहे हो, क्या चाहते हो, हम लोग कहीं के न रह पाएं। गहरी सांस भरता यकायक वह जोरों से सिर हिलाकर टी.आई. से बोला, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, सरासर झूठ। काहे को आप बात गलत जानिब में ले जा रहे हैं, ये लोग भला मुझे क्यों मारना चाहेंगे, हमने क्या बिगाड़ा है इनका। टी.आई. ने कहा, तू किसी दबाव में सच्ची बात छुपा रहा है, साफ बोल। नहीं, चल थाने। कुम्हारिन अभी तक कोर्ट में खड़ी सब कुछ देख सुन रही थी। कहीं कोई गलती नहीं, झूठ है, फंसा रहा है, ऊपर से थाने चलने की धमकी दे रहा है। यकायक सामने आकर जोरों से बोली, काहे को थाने चलें। उसने त्योरी चिढ़ा के टी.आई. से कहा, क्या किया है हमारे आदमी ने। अब तू ये कहती है कि क्या किया है आदमी ने। हाँ, ये कहती हूँ कि हमारे आदमी ने ऐसा कुछ नहीं किया जो गलत हो, तो कुएं में इसे अल्लाह मियाँ पटक गए। टी.आई. जोरों से हंसा। पटवारी भी दबी हंसी हंसा। अल्लाह मियाँ क्यों गिराएंगे, ये गलती से गिर गया, किसी को धकेला नहीं, खुद गिरा है। आप अब इस मजलूम को क्यों सता रहे हैं। सता रहा हूँ, क्या बोलती है। टी.आई. रोष में भर उठा, बिल्कुल सता रहे हैं आप, छोटी जात को सता रहे हैं और ये सरासर बेइंसाफी है। पुलिस हो तो क्या कुछ भी जुल्म करोगे। हम आपके खिलाफ अपने थाने में मामला लिखवाते हैं कि आपने हमारे साथ बदसलूकी की। उल्टा सीधा बोला, देखते हैं आप फिर क्या करते हैं। पासा पलट गया था। टी.आई. ने ऐसा सोचा न था कि ऐसा कुछ घट सकता है। उसने पटवारी को देखा जिसने इशारा किया कि बात यहीं खत्म करना जरूरी है, नहीं तो बिगड़ जाएगी। सहसा वह खास्ता भोला के पास आया, उसे नींद की आड़ में ले गया। उसे अभी भी भरोसा था कि उसकी बात भोला मान लेगा। कहने में क्या जाता है, बोला, क्या है तोमर साहब, तुम्हें नहीं, उन लोगों का दुरुस्त करना चाहते हैं जो तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हें तंग करना चाहते हैं। मैं भी यही सोचता हूँ कि ऐसे गड़बड़ लोगों को रास्ते से हटा देने में ही भलाई है। ये रहेंगे तो कुछ न कुछ गड़बड़ी करेंगे, इसलिए यही समय है, तुम लगा दो इन्हें ठिकाने। मुझे सब पता है कि कल रात में बच्चू तुम्हें मारने आया था, उल्टा सीधा बोल रहा था। तुम खुद कुएं में कूद गए, नहीं वह तुम्हें धकेलता। वैसे बात दोनों एक ही है। किसी ने तुम्हें तंग किया और तुम उसके दबाव में आए और कूद गए, नहीं तो वह तुम्हें किसी न किसी बहाने से आड़े तिरछे अड़दब में डाल के धकेल ही देता। मेरी सलाह है कि तुम उस कुली का नाम तोमर साहब को बतला दो और उसे जेल कराओ, फिर जो होगा देखा जाएगा। साला नीच कहीं का, कपटी साला स्टेशन पर यात्रियों को लूटता है, सोचता है यहाँ भी वह नंगई कर लेगा। मान लो कल को कुछ हो जाता, कौन जिम्मेदार होता। कच्ची गृहस्थी 3-13 हो जाती, बच्चे पत्नी का मुंह देखो। चल साहब से बोल दे, हिलाह वाला छोड़। पटवारी उसकी बाह पकड़कर आगे ठेलता बोला, ठीक है, जा, नाम ले ले। कुम्हार थानेदार के सामने आता कि कुम्हारिन उसके पास आई। कुम्हार को पीछे ठेलती खुद आगे आ खड़ी हुई, तमक कर बोली, कुम्हार को उल्टी सीधी बातें क्यों पढ़ाते हो पटवारी जी। हम बिरादरी के लोग आपस में कुछ भी बोले चाले, 2-4 बर्तन होंगे तो टकराएंगे, इसका मतलब यह नहीं कि हम दुश्मन हो जाएं एक दूसरे के। बच्चू ने ऐसा कुछ नहीं कहा और न ऐसी कोई बात हुई। भोला पानी के लिए गया था, पैर फिसल गया। कुम्हारिन क्षण भर को रुकी, फिर आगे बोली, आपको तो कुम्हार की मदद के लिए आगे आना था, उल्टे थानेदार साहब को लेकर आए कि इसी बहाने तंग करो। ऐसा कुछ हुआ तो जान दे दूंगी। पटवारी ने दोनों हाथ माथे से लगाए, तुम गलत समझ रही हो। मैं तो तुम्हारे हित के लिए आया हूँ और तुम्हारा हितैषी हूँ। और रहे तोमर साहब तो ये कोई खराब आदमी थोड़े है, जबरन थोड़े कुछ करेंगे। वो तो बच्चू के लाने आए थे। खैर बात यहीं खत्म हो गई। भोला तुम आराम करो, जाओ झोपड़े में जाओ, मैं तोमर साहब को समझा लूंगा।
पटवारी ऊपर से ऐसा बोल जरूर रहा था, अंदर बदमाशी करवट ले रही थी कि अपने दरवाजे ब्राह्मण का अपमान किया है, तुम्हें दर बदर न किया, ब्राह्मण की औलाद नहीं, समय आन दे। सहसा टी आई साहब से हाथ जोड़ता बोला, चलो टी आई साहब जान दो इसे, गरीब गुरबा है, इन्हें माफ करना ही धर्म है। क्यों भाई भोला, चलूं फिर, जल्दी कलेक्टर साहब के सामने पेशी करनी है तेरी, तैयार रहना। ठीक। टी आई ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और दोनों यहाँ से चलते बने। कुम्हारिन ने मुंह बिचकाया, जिसका तात्पर्य था कि आगे से ये बंदा भूल से यहाँ आने वाला नहीं। आधी रात को कुम्हार की एक दुस्वप्न में नींद खुल गई। उसका समूचा शरीर कांप रहा था और तेज तेज सांसें चल रही थी। वह उठ बैठा। दुस्वप्न में एक विशालकाय हाथी था, जिसकी गर्दन पर महावत की जगह पटवारी बैठा था। पटवारी के हाथ में लोहे का भालेनुमा अंकुश था। पैरों के पंजों से वह हाथी को हनकाता हुआ मुंह से अजीबोगरीब आवाज निकाल रहा था, जिसका आशय था कि अपनी मजबूत सुनेर से पहले कुम्हार का झोपड़ा गिरा, फिर बस्ती में जितने भी झोपड़े हैं एक एक करो, नहीं उजाड़ दो। हाथी के आगे आगे बाबू है, जो झोपड़ों की ओर इशारा कर रहा है कि इन्हें मिनटों में गिराओ, तनिक भी देर न करो। हाथी जब पटवारी और बाबू के इशारों पर कुम्हार के झोपड़े की ओर भयंकर चिंगार के साथ बढ़ता है, तो भोला और कुम्हारिन और गोपी उसके सामने दृढ़ता से खड़े हो जाते हैं। भोला तीखी आवाज में कहता है, हमारी जान लेकर ही झोपड़ा गिराया जा सकता है, पहले हमारी जान लो। पटवारी गुस्से में अल्फ चीखता है, रौंद डालो। हाथी ऐसा करने को होता है कि भोला की नींद खुल जाती है। झोपड़े के ऊपर से बड़ा सा चांद आसमान में उठ रहा था। लगता था जैसे वह कांप रहा हो। भोला को लगा चांद की तरह ही उसका झोपड़ा कांप रहा है, नींद में भी यही कंपन हो रहा है। भोला उठा और आंगन में आ खड़ा हुआ। यहाँ घना अंधेरा था। पिछवाड़े का दरवाजा खोलकर उसने सामने क्षितिज की ओर देखा। स्याह अंधेरे में सब कुछ डूबा था, लगता था यहाँ झोपड़े शेष नहीं रह गए हैं, सब उखाड़ दिए गए हैं। वास्तव में क्या ऐसा हो गया है? भोला सोचने लगा, अभी रात में जब वह सोया था तो सब कुछ था, यानी एक दूसरे के कंधे से कंधा भिड़ाए झोपड़ों की श्रृंखला थी। जैसे कह रहे हों कि वे एक दूसरे से जुड़े हैं, उन्हें कोई उखाड़ नहीं सकता। लेकिन आधी रात के अंधेरे में ऐसा क्या हुआ कि सब उखड़ गए? दूर तक फैले खेत अंधेरे के समुंदर में डूबे थे, मानो कह रहे हों, अब हमें समुंदर से कोई निकाल नहीं सकता, हमारी यही नियति है। नींद के नीचे अंधेरा और भी गाढ़ा था, भाई भाई करता, न चाक दिखता था न मिट्टी के बर्तनों का ढेर। भोला एकदम से डर गया, मानो सब कुछ उससे छीन लिया गया हो। यकायक उसका मन हुआ पत्नी को जगा दे। पत्नी जमीन पर लेटी थी, उसके बाजू में गोपी सोया था। उन पर भी अंधेरा इतना भारी था कि लगता था यहाँ कोई है ही नहीं। छोटे छोटे डग रखता वह सार की तरफ गया, जहाँ बड़े मियाँ विराजमान थे। सार दो तरफ से खुला था। यहाँ जब वह खड़ा हुआ, चांद थोड़ा छोटा हो गया था और चारों तरफ उसका उजास फैल गया था। बड़े मियाँ उसे देखते ही उठने को हुए कि उसने कंधे दबाए कि बैठा रहे, उठने की जरूरत नहीं। भोला नींद के नीचे आ गया। स्याह अंधेरा अब न था, उसका डर यकायक जाता रहा। कुम्हारिन और बेटा भी उजास में अब साफ दिखने लगे थे। यकायक उसके दिमाग में बच्चू कौंधा कुएं में कूदे जाने की घटना याद आई। टी आई तोमर याद आया और पटवारी जो बच्चू को जेल में डलवाने की रणनीति लेकर उसके पास आया था। कितना गलत है यह सब। भोला बुदबुदाया, पटवारी आखिर ऐसा क्यों करना चाहता था? उसने तो ऐसा कुछ नहीं चाहा था। फिर ऐसा कर वह उसे बिल्कुल अकेला कर देना चाहता है, यही उसकी मंशा थी। दिमाग में उसके सहसा एक विचार कौंधा की बस्ती के एक एक लोगों के पास वह दौड़ा जाए और कहे कि हीले के चक्कर में अपनी जमीन और घर को छोड़ना कहाँ की समझदारी है। सबको कलेक्टर के पास चलकर अपनी बात रखनी चाहिए। हो सकता है कलेक्टर का मन पसीज जाए और वह निर्णय बस्ती के हित में कर दे। बिना रोए माँ कभी बच्चे को दूध पिलाती है, दूध के लिए हमें रोना पड़ेगा। सब इकट्ठा होंगे तभी हो सकता है काम बन जाए। खाट पर लेटते हुए उसने मन बनाया कि सुबह वह सबके पास जाएगा, देखो फिर क्या होता है। चांद को देखते हुए जो छोटे छोटे झीने बादलों के बीच भागा चला जा रहा था, उसने आंखें मीची और थोड़ी देर में खर्राटे भरने लगा। उपन्यास, एक थी मैना एक था कुम्हार। उपन्यासकार हरि भटनागर। अध्याय 21। कुम्हार चुप बैठा है, अपने में कहीं खोया हुआ। अभी अभी कुछ देर पहले कुम्हारिन ने उससे कहा था कि वह इस तरह मुंह लटका के न बैठा करे। इस तरह बैठना उसे असगुन जैसा लगता है। अगर भाग्य में दर बदर होना लिखा है तो उसे कोई मेट नहीं सकता, और अगर अच्छा होना है तो अच्छा होगा, उसे कोई टाल भी नहीं सकता। इसलिए खुश रहो, जबरन दुखी न हो। कुम्हार ने कहा, जबरन दुखी नहीं हूँ और न होता हूँ। अब तुम्हें क्या बताएं? जानती हो, बच्चू कह रहा था कि पुलिस से तुम झूठ क्यों बोल गए? जो होना था हो जाता, मैं भुगत लेता। ऐसा करके तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। वह बहुत शर्मिंदा था और दुखी। उसने कहा कि इस दुख के चलते वह यहाँ नहीं आएगा, चाहे जमीन झोपड़े रहें या जाएं। चलो, उसने अपनी गलती मानी, यह बड़ी बात है। काका बीमार है, उनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है।
और लोग हैं जो कह रहे हैं कि तू देख ले भोला, हम अब तेरे भरोसे हैं। श्यामल का बाबू भी यही कह रहा था, बताओ ऐसे में क्या करूं? कुछ नहीं करना है, तुम तो जैसा पटवारी ने वचन दिया है काम करने का, वैसा करो। डर तो लगता है कि कहीं वह हमें अंधेरे में तो नहीं रख रहा है, लेकिन उसके अलावा कौन है जो रास्ता सुझावे और साथ चले। तहसीलदार ने तो समय ही नहीं दिया है, अब कलेक्टर साहब का ही वसीला है। मेरा विश्वास है कलेक्टर साहब समय देंगे और अपने पक्ष में होंगे। मुझे भी यही लगता है, कुम्हार बोला। कल दोपहर 12 बजे का समय बतलाया है। पटवारी ने सारी बातें मुझे समझा दी है। कलेक्टर ऑफिस के बाहर वह मिलेगा। कुम्हारिन आंगन में चली गई थी और कुम्हार उसे आहत सा देखता रह गया था कि तभी सामने मैना आ बैठी। कुम्हार का मन हुआ कि पूछे कि उसके घर पर बदमाशों की छाया है, वह उससे कैसे बचे। चाहकर भी वह मैना से यह प्रश्न नहीं कर पाया, और यह एक ऐसा प्रश्न था जो उसे लगातार उदासी के गर्त में ठेलता जा रहा था, जिससे वह किसी तरह के बचाव का रास्ता नहीं निकाल पा रहा था। उसने बीड़ी निकाली और उसके धुएं में डूब गया। कुम्हारिन ने कुम्हार को धुएं में डूबे देखा तो सोचा हो सकता है कुम्हार कोई रास्ता निकाल ले, क्योंकि बीड़ी के धुएं में डूबा वह कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेता है। टी.आई. तोमर से विदा लेकर जब पटवारी घर लौटा, उस वक्त वह अपने को धिक्कार सा रहा था कि जब लोग अपने आप निपट रहे हैं, ऐसे में उन्हें पुलिस से उलझाना ठीक नहीं। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। यह गलत लड़ाई है। यह गलती उससे हुई कैसे? क्या वह बाबू है जो पूरी तरह चुगत है, जिसे हर कदम पर सिखाना पड़ता है, इसके बाद भी वह सीख नहीं पाता? खैर, गहरी सांस लेकर यकायक उसने पूरे मामले को दिमाग से निकाल दिया और आगे क्या करना है उस पर विचार करने लगा। मामले की पूरी तस्वीर उसके सामने थी। ऊपर के अफसरों के बीच जो बात तय हुई वह यह थी कि कागज के हिसाब से सिर्फ कुम्हार की जमीन ही घेरी जाएगी जो उसने स्वेच्छा से दी है, लेकिन कागज से हटकर समूची बस्ती को भी घेरना है, कब्जे में लेना है। मान लो कल कोई कानूनी अड़चन आ खड़ी हो या कोर्ट कचहरी में मामला अटके तो बात आईने की तरह साफ रहे कि बस्ती की जमीन से हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारे पास तो सिर्फ कुम्हार की जमीन है। इस तरह कुम्हार की जमीन के साथ समूची बस्ती की जमीन हाथ आ रही है, कारण कि लोग हक के लिए सामने आने वाले नहीं, आते भी है तो कितने दिन लड़ेंगे, अंततः उन्हें हारना ही है। इन बिंदुओं को अफसरों के सामने रखा गया था जिन पर सभी सहमत थे। कलेक्टर ने भी इन बिंदुओं पर गहन चिंतन मनन किया। आखिर में वह भी सहमत हो गया था। इन बातों को सोचता पटवारी रात को 1 बजे के आसपास सोया होगा, लेकिन तुरंत ही उसकी नींद खुल गई। पत्नी जमीन पर चादरा डाले लेटी थी, वह तख्ते पर था। पत्नी को इस तरह जमीन पर सोया पड़ा देखकर उसके मन में यह बात उभरी कि सालों से उसने पत्नी से न ढंग से बात की और न ही प्यार किया। जमीन और पैसे के चक्कर में इस तरह खोया कर उसे पत्नी की सुध ही नहीं। वह क्या पहनती है, क्या खाती पीती है, कैसे गृहस्थी चलाती है, उसने उससे कभी कुछ पूछा ही नहीं और न यह बात महसूस की। उस दिन की घटना उसे याद हो आई जब कुम्हार के कुएं में कूदने की खबर पर वह उस पर बेतरह चिल्लाया था, उसे अपशकुन माना था। यह सब सोचकर वह दुखी हो गया। सहसा पत्नी उठकर बैठ गई। धीमी आवाज में उबासी लेते उससे पूछा, आप सोए नहीं? तबीयत तो ठीक है? पटवारी ने मन की बात छुपा ली, बोला, हाँ, तबीयत ठीक है, तुम सो जाओ। आजकल आप चिंता बहुत कर रहे हैं, नींद तभी ठीक से नहीं आ रही है। थोड़ा रुककर उसने आगे कहा, चाय बना लाऊं? मना करने के बाद भी पत्नी चाय बनाकर ले आई। पटवारी को कप थमाती बोली, लीजिए चाय पीजिए। मेरी माँ ने तो किसी तरह की चिंता मन में न लाएं, नहीं बीमार पड़ जाएंगे। पटवारी ने कप थाम लिया। पत्नी की बात मानते हुए चाय की चुस्कियां लेने लगा। यकायक पत्नी लेट गई और खर्राटे भरने लगी। चाय पीकर पटवारी फ्रेश होने चला गया। 2 घंटे तक हनुमान चालीसा का पाठ किया। जैसे ही पाठ खत्म किया, पत्नी उठ गई और फिर से चाय बनाने लग गई। दोबारा चाय पीते हुए पटवारी आज 12 बजे की कलेक्टर की मीटिंग के बारे में सोचने लगा। ठीक उसी वक्त कुम्हार अपने झोपड़े से निकला। सकरे कनकरीले ऊबड़ खाबड़ रास्ते पार करता वह सबसे पहले बच्चू की झुग्गी के सामने आ खड़ा हुआ। बच्चू के आसपास बस्ती के 8-10 परिवार आ बसे थे, जो सबके सब मजदूर थे, जिनकी औरतें बच्चे झोपड़ों में। बच्चू बाहर खाट में धंसा बैठा स्टील के गिलास को गमछे से लपेटे गर्मागर्म चाय पी रहा था। पास में प्लास्टिक के 30-40 डब्बे जमा थे, जो आधे भरे थे और आधे भरे जाने थे, जिनको उसकी घरवाली नल से पानी ढो ढोकर भरने में लगी थी। कुम्हार को देखते ही बच्चू खाट से उठ बैठा, बोला, आओ भला, अच्छे समय पर तुम आए। तुम्हारी भाभी 3 बजे से पानी की लाइन में लग जाती है, तब कहीं पानी मिल पाता है। बैठो, 1 मिनट में चाय लेके आया, कहता वह झुककर झोपड़े में घुसा और अंदर से बोला, चाय बनी धरी है, गर्म करना भर है। जब चाय गर्म कर वह लाया, घरवाली डब्बे में पानी को रोती हाफती सी आवाज में भोला से कह रही थी, यहाँ बड़ी मारा मारी है।
3 बजे से उठो, पानी भरो, फिर कॉलोनी में निकल जाओ, काम के लिए यही जिंदगी है। खांसते हुए बच्चू ने पूछा, जमीन का क्या हुआ? फिर एक उंगली उठाता आगे बोला, यहाँ सब नाकारा लोग हैं, कोई सामने आने वाला नहीं। हाँ, जमीन मिल रही होगी तो सब आ टिपकेंगे। मैं तो सबसे कह कह के हार गया, कोई तुम्हारे पास जाने को तैयार नहीं। सब धंधे पानी का रोना रोने लगते हैं, ऐसे में बताओ भला क्या होगा? इन्हीं लोगों के चक्कर में मैं भी पीछे हटने लगता हूँ। भोला चाय का गिलास थामता बोला, आज 12 बजे कलेक्टर साहब ने बुलाया है सबको। मैं तो पहुँचूंगा, देखते हैं क्या होता है। सब लोग आ जाते तो हमारी ताकत बढ़ जाती, फिर अफसरान गलत काम करने से डरते भी है। बात तो सही कह रहे हो। बच्चू खाट की पाटी पर बैठता बोला, तुम ठीक से बैठो, चिंता न करो, टूटेगी नहीं। क्या है भोला, भीड़ हंगामे से सभी डरते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। गवर्नमेंट छूट है, जमीन का हल्ला मचा रही है, कुछ होने वाला नहीं। जमीन जब हमारी है तो कोई भला उसे ले कैसे सकता है? मैं तो इसी बात पर अड़ा हूँ कि प्रधानमंत्री नहीं ले सकते तो ये अल्लू है। न ले सके तो बहुत है, अच्छा है, मगर मुझे अंदेशा है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। भोला ने कहा, यही बात घरवाली भी शुरू से कहती आ रही है। लाख पटवारी ईमानदार हो या अपनापा दिखलाता रहे, विभीषण बनते इसे देर न लगेगी। बच्चू आंख चमकाता बोला, भौजाई सही कहती है। किसी के पेट में फैली दाढ़ी को भला कौन देख सकता है, लेकिन हम इस बात पर अड़े बैठे हैं कि आज कोई किसी की जमीन नहीं हड़प सकता। कलेक्टर अंधा नहीं हो सकता, वह गलत काम नहीं करेगा, तुम देख लेना। भोला बोला, तो हम ये माने कि तुम नहीं आओगे, औरों की तो कह रहे हो, अपनी बताओ। अब क्या है दादा? बच्चू बीड़ी जलाता, उसका धुआं नाक से निकालता, काड़ी हवा में लहराकर बुझाता बोला, तुम देख लो, अगर कुछ गड़बड़ दिखे तो खबर भर कर देना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। इनके भरोसे मत रहना दादा। बच्चू की घरवाली पानी का डब्बा पटकती बोली, स्टेशन पर ये कितनी भी दौड़ धूप करते हो, यहाँ घर में तो खाट तोड़ने के अलावा इन्हें कुछ नहीं आता। ये नहीं आने वाले जान लो। हाँ, झगड़ा टंटा करा लो, तुमसे लड़ना था तो पहुंच गए तुम्हारे घर, वह भी जानते हो किसके भिड़ाने पर। पल भर को रुकते हुए वह आगे बोली, हम तो डर गए थे कि हुआ कुछ गड़बड़। अरे, ये तो कई बार कूद चुका है। बच्चू हंसा, मजा खिलाड़ी है, इसे कुछ नहीं होने वाला। ऐसा नहीं है, ये कहो पानी था, नहीं हाथ पैर टूट जाते, सिर में लग जाती। बच्चू की घरवाली आंखें मटकाती बोली, टी आई यहाँ आया था, हाथ गर्म हो जाए इस फेर में था, हमने तो उसकी तरफ देखा तक नहीं। सुना है भौजाई ने ऐसी धूल झाड़ी उसकी कि एक पल को न रुका, मुंह छिपा के भागा। बच्चू ने कहा, अरे अरे भोला, कहाँ चले तुम? एक चाय इनके हाथ की तो पीते जाओ, रुको तो सही। थोड़ी देर बाद कुम्हार प्रसादे, श्यामल के बाबू, काका और काकी के झोपड़ों के बाहर कच्ची सड़क पर नाली के किनारे खड़ा था। नाली ठहरी हुई थी, दुर्गंध छोड़ती, जिसमें मच्छर मक्खियां मिडरा रहे थे। नाली पर एक बड़ा सा पत्थर रखा था जो आने जाने का रास्ता था। काकी डंडे के सहारे पत्थर पर पैर जमाती धीरे धीरे चलती, चूड़ियों भरा था कमर पर रखे, दूर से चिल्लाती आवाज में बोलती आई, काय भोला, बुढ़ापे में तो हमारी दुर्गति हो गई, कोई न कोई दिक्कत बनी रहती है, क्या करें? कभी सिर में दर्द, कभी कमर में, कभी पेट में, कभी कंधों में, आंखें भी आगल की चली गई है, सूझता ही नहीं कुछ। तुम्हारे काका का भी यही हाल है, बेचारे 4 दिन से खाट पर पड़े हैं, कमर में किसका लगा है। कुम्हार ने दौड़कर काकी को सहारा दिया। काकी झूठी नाराजगी में उसके सिर पर हाथ मारती बोलती, तू झोपड़े में चल, यहाँ कहाँ आ खड़ा हुआ, चल, यहाँ तो आगल की ऐसी बुरी बात उठ रही है कि। इस बीच प्रसादे, श्यामल का बाबू और 3-4 नवयुवक कुम्हार के पास आ गए। श्यामल का बाबू बोला, हमें खबर लग गई है, 12 बजे कलेक्टर ने मिलने का समय दिया है, लेकिन भोला, यह बात समझ में नहीं आती कि जब नीचे के अफसर ने कई दिन पिदाने के बाद भी समय नहीं दिया तो ये तो कलेक्टर जिले का राजा, ये हमें समय देगा, हमसे मिलेगा, हमारा दर्द सुनेगा। कुम्हार ने विनीत स्वर में कहा, भैया, पटवारी ने घर आकर हमें खबर दी है कि साहब हमारी बातें सुनना चाहते हैं। प्रसादे ने यकायक चीख कर कहा, तो पहले वाले ने हमें क्यों रुलाया? सब एक से एक खुर्राट है, हमारी कोई नहीं सुनने वाला। एक नवयुवक जो हाथ में कड़ा पहने था, सिर के बाल कंधे तक थे, रंग उड़ी कसी जीन्स पहने था, कानों में पीतल के कुंडल थे, कड़क आवाज में बोला, उस दिन तो हमने पटवारी को छोड़ दिया था, अब जरा भी गड़बड़ हुई तो उसकी खैर नहीं, गला कहकर वह अपना मजबूत पंजा देखने लगा। काकी तिरछी नजरों से नवयुवक को देखती चिल्लाती सी बोली, चल दुष्ट, बड़ा आया खैर लेने, पटवारी थोड़े कुछ कर रहा है तो कौन कर रहा है? नवयुवक जलती आंखों से काकी को देखता, उनके मुंह से मुंह सटाता, तीखी आवाज में बोला, मुंह में थूक रहा है कमीन, हट। काकी जोरों से चीखी और जमीन पर थूकती बोली, काकी से तू क्यों उलझ रहा है? श्यामल का बाबा नवयुवक को समझाता बोला,
कुम्हार दादा से मैं नहीं बोलूंगा, नवयुवक ने कहा। क्यों नहीं बोलेगा, वो अपने मन की करेंगे, लाख हम कहें वे सुनने से रहे। कब नहीं सुनी तुम्हारी बात? कुम्हार नवयुवक के सामने आ खड़ा हुआ, पूछा तूने कौन सी बात कही, बता पहले जो मैंने नहीं सुनी। हम तो जो सबकी राय बनी उसी के हिसाब से चलते आए हैं अब तक। अब साहब टाइम नहीं दे रहा है या आगे कलेक्टर टाइम देकर जो दे जाए तो इसके लिए हम दुखी थोड़े हैं। इसमें हमारी क्या गलती है बताओ? हमारा काम है पहले एक होकर रहना, अपनी बात कलेक्टर के सामने रखना। अगर हम एक नहीं होंगे, बिखरे रहेंगे, तो इसका लाभ सामने वाला उठाएगा। आज जब कलेक्टर ने हमें बुलाया है तो हम लोगों को एकजुट होकर जाना चाहिए, उनसे फरियाद करनी चाहिए। काकी चीखी, वहाँ कोई नहीं जाए, बस यहीं भोला के सिर पर गुस्सा फोड़ो। काकी गुस्से से तमतमा उठी, बड़बड़ाने लगी, सब एक से आगल गे, अपने मन के नास पीटे, लुघरिया जले। भोला ने सबकी ओर नजर डालते हुए सहज भाव से कहा, देखो मेरा फर्ज तो आप लोगों को बताने, साथ ले चलने का है। अब तुम लोग हमी पर इल्जाम लगाने लग जाओ, हमारी पीठ पर धूल लगाने लगो तो चुप हो जाने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ से कुम्हार निकला तो बस्ती के दूसरे लोगों के पास नहीं गया। उसका मन खराब हो गया था, उसे गुस्सा आ रहा था लोगों पर। उसने तय कर लिया था कि बस्ती के लोग साथ हो तो अच्छा, न होने पर वह पीछे हटने वाला नहीं। लड़ाई वह अंतिम सांस तक लड़ेगा। जब वह नीम के नीचे पहुंचा, कुम्हारिन ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। ठीक उसी वक्त मैना मीठे स्वर में गा उठी। उसका मन प्रसन्न हो गया। वह कुएं पर गया और गड़ारी से खींच कर कई कलसे अपने बदन पर डाले। रोटी खाकर वह सीधे पटवारी के पास जाएगा, कलेक्टर ऑफिस। ठीक 10 बजे कलेक्टर ने बैठक ली। बैठक में जमीन से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी, एस.डी.एम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और पटवारी जरूरी कागजात के साथ उपस्थित हुए। कलेक्टर मंत्री से बात करने में व्यस्त है। कलेक्टर जब कुर्सी पर बैठा और सारे अधिकारियों कर्मचारियों पर एक नजर डालकर मुस्कुराया, जैसे कह रहा हो जल्द से जल्द काम करवा लो, आज भारी व्यस्तता है। ठीक उसी वक्त मंत्री का फोन आ गया। आधे घंटे से मोबाइल पर बात चल रही है। कलेक्टर, जी सर, जैसे संबोधनों से सभी बातें निपटाता जा रहा है और बीच में एस.डी.एम से संकेत में कह चुका है कि वो कुम्हार वाला मामला है न, उसे सामने रखो। हो चुकी है चर्चा, कितनी बार करेंगे आप लोग बात? हाँ, ये कुम्हार का शपथ पत्र है, उसने स्वेच्छा से दिया है और लोगों का नहीं है न कुछ। कोई बात नहीं, सारी बस्ती घेरनी है, जमीन उनकी नहीं है, कब्जे की है, होने दो कब्जे की, अपन सब घेर लेते हैं। कागज में ये है कि सिर्फ कुम्हार की जगह घेरी जा रही है। ठीक है। सभी अधिकारी कर्मचारी विनीत भाव से सिर हिलाते जा रहे हैं। कलेक्टर बात के बीच कागज देखता जा रहा है, बार बार पलटता जाता है। सारे अधिकारी कर्मचारी झुके खड़े हुए एक एक कागज दिखला रहे हैं। रह कलेक्टर कुर्सी से उठ खड़ा होता है, बैठ जाता है। कलेक्टर यकायक मुस्कुराता है, मोबाइल मेज पर रख देता है, सबको देखता है और कहता है, ये मंत्री काम नहीं करने देगा। तभी बंगले से पत्नी का मोबाइल। कलेक्टर कान पर मोबाइल लगाकर बोला, हाय स्वीटी, यार मीटिंग में हूँ, 3 बजे लंच पे आऊंगा, अभी आना है यार। अधिकारियों कर्मचारियों को इशारा करता है कि आप लोग बैठो, मैं आया। कलेक्टर चला गया है। 4 बजने को है, सारे लोग इंतजार में है। कलेक्टर साहब अभी लौटे नहीं। सभी हैरान परेशान और भूखे हैं। किसी ने दोपहर का खाना भी नहीं खाया है। पटवारी पेशाब करने के बहाने बाहर आ गया है। कुम्हार को उसने इशारे से अपने पास बुला लिया है, बताया कि साहब कहीं चले गए हैं, जैसे ही आएंगे तुम्हें पेश होना है। कुछ खाया या नहीं? पानी? यार यहाँ कहाँ पानी, बाहर चाय के ठेलों पे मिलेगा, पियाओ। अपन तो हिल नहीं सकते, इधर गए उधर साहब आए तो हो गया चक्कर, इसलिए हम यहीं डटे हैं। तू जा, कुछ खा ले, समोसा खा ले। ये चिल्लर नहीं चाहिए? कोई बात नहीं यार, ऐसी है, ऐसी की तैसी कराना इसे ही कहते हैं। हम लोगों की तरफ से कोई देर नहीं, साहब बैठे और हुआ काम, कोई चक्कर ही नहीं, सारी पिक्चर साफ है। कुम्हार ने जब हाथ जोड़कर झुककर कहा कि हुजूर, हम गरीब लोग, वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया कि पटवारी बोला, हम लोग तो तुमसे गरीब और परेशान है। तुम तो टाइम पर खा पी लेते हो, यहाँ 8-9 बजे से डटे हैं, अब यही देखो कि 5 बजने को आए। मीटिंग के चक्कर में चाय पानी नसीब नहीं, ये है किस्मत। साहब का बातें हैं, भरोसा नहीं। सारे अफसरान अंदर बैठे हैं, मैं तो पेशाब के बहाने बाहर निकल आया। जान रहा था कि तुम बाहर होगे, लेकिन ये देख तुम्हारे साथ के लोग, मैंने कहा था न कि कोई झकेगा नहीं, हुआ न यही। अब बताओ ऐसे में कौन उनके साथ खड़ा होगा? अगर खड़ा भी हो जाए कोई तो उल्टे अपमान झेलना पड़ेगा, ये मामला है। इसलिए मैंने कहा था तुम इनका चक्कर छोड़ो, अपना देखो, आगे बढ़ो, भाड़ में जाएं सब। अंधेरा घिरने लगा था, सब और बत्तियां जल उठी।
एक क्षण के लिए पटवारी अंदर गया, लौटा तो खबर दी कि कलेक्टर साहब कल मिलेंगे। कुम्हार भारी कदमों से घर की ओर बढ़ा। दूसरा दिन भी निकल गया, साहब नहीं आए। इस तरह तीसरा चौथा दिन भी निकल गया, दूसरा और तीसरा हफ्ता भी निकल गया। पटवारी ने बताया कि कहीं मीटिंगों में फंसे हैं, लेकिन कभी भी किसी भी वक्त आ सकते हैं। इस तरह इंतजार में 1 माह बीत गया। कुम्हार रोज आकर निराश लौट जाता। अब वह परेशान हो गया है, हाथ के काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए रोटी की दिक्कत आ खड़ी हुई है। कुम्हारिन ने एक शाम चिढ़कर उससे कहा, कब आएगा जानहार? इस तरह तो हम कब तक उसको अगोरते रहेंगे। काम दंद सब ठप हो गया है, अन्न एक दाना नहीं, क्या करें? ये तो अच्छा रोना आ खड़ा हुआ। हमसे तो अच्छे बच्चू श्यामल के बाबू प्रसादे है, हाथ का काम तो नहीं छूटा, दोनों जून की रोटी तो कमा रहे हैं। कुम्हार गहरे अफसोस में है, अब क्या जवाब दे उसका? पटवारी का ही किया धरा है सब। कुम्हारिन बोली, पहले भी मुंह हजले ने इतना छकाया हमें कि कई दिनों परेशान रहे, अब फिर वही नाटक। तभी साथ के लोग छिटक गए। कुम्हार ने गहरी सांस छोड़ी, क्या करूं बता? मैं क्या बताऊं? तू सोच। क्या सोचूं? कुछ समझ नहीं आता। अवध से अनबन हो गई, नहीं बड़े मियाँ को मंडी पहुंचा देते। श्यामल की माँ होती तो जरूर ऐसे वक्त में मदद करती, अब वो यहाँ है भी नहीं। कुम्हारिन ने गीली आवाज में कहा। सहसा बड़े मियाँ डुगरते दोनों के सामने आ खड़े हुए। गर्दन झटकार कर वह दोनों को देखने लगे, जैसे कह रहे हों कि रिश्तों में अनबन होती रहती है। कहो तो मैं अवध के पास जाऊं और मंडी का काम शुरू करूं, कब तक चूल्हा नहीं जलेगा? अनबन के बाद भी अवध के मन में कहीं यह बात गहरे में थी कि इस वक्त बहन परेशानी में है, हमें उसके पास चलना चाहिए। और यह संयोग ही था कि वह इस वक्त बहन के झोपड़े के बाहर खड़ा बहन को हाँक लगा रहा था। 1-2 माह नहीं बल्कि 3 माह हो गए, कलेक्टर साहब बैठ नहीं रहे थे, कहीं अन्यत्र व्यस्त थे। पटवारी ही था जो आस पर आस दिए जा रहा था। हालांकि उसका आस देना एक झूठा खेल था, डूबते आदमी को भरोसा देके आवाज लगा के बचाने की जुगत जैसा, जिसे कुम्हार अंदर से महसूस कर रहा था। वह रोज पटवारी से न मिलने की ठानता, लेकिन वह होते ही पता नहीं क्या होता, वह तैयार होने लगता और उसके कदम अपने आप उसकी तरफ बढ़ने लग जाते। ऐसी ही एक सुबह जब वह तैयार होकर झोपड़े के बाहर आ खड़ा हुआ, पटवारी के पास जाने के लिए, और उसके पीछे पत्नी उसका कलेवा कपड़े में बांधकर और एक बोतल पानी उसे देने के लिए आ खड़ी हुई कि 5-6 लोग पास आते दिखे। ये लोग कलेक्टर ऑफिस से आए थे। इनके पास कलेक्टर का आदेश था जो एक कागज में दर्ज था। उनमें से एक आदमी ने गोंद लगाकर आदेश को नींद पर अच्छे से चिपका दिया। पल भर को कुम्हार निश्चेष्ट खड़ा रह गया, उसकी समझ में कुछ नहीं आया कि मामला क्या है। सहसा कुम्हारिन ने साहस बटोरकर एक आदमी से विनीत स्वर में पूछा कि भैया, यह सब क्या है? उस आदमी ने बताया कि कलेक्टर का आदेश है कि बस्ती की सारी जमीन सरकारी है, लिहाजा समूची बस्ती खाली कराई जाएगी। लोग अपने आप खाली कर दे तो अच्छा नहीं, उन्हें यहाँ से जबरन निकाला जाएगा। झोपड़े मकान जो भी है सब गिराए जाएंगे। आगे की बात कुम्हारिन सुन न सकी, वह गश खाकर गिर पड़ी। उपन्यास। एक थी मैना, एक था कुम्हार। उपन्यासकार हरि भटनागर। अध्याय 22। मैना उदास है और कातर दृष्टि से सामने जो कुछ भी घट रहा है देख रही है। कुम्हारिन सड़क के किनारे कंकरीली जमीन पर अचेत सी चित पड़ी है। उसे तेज बुखार है, बदन तप रहा है। बुखार उतारने के लिए कुम्हार ठंडे पानी का कपड़ा उसके सिर पर रह रखता जाता है। बुखार है कि उतरने का नाम नहीं ले रहा है, बढ़ता ही जाता है। सिरहाने कुम्हार के बगल गोपी खड़ा है, उदास। अन्ना गोपी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। उसका मन बार बार हो रहा है कि बाप से पूछे कि वह सड़क किनारे क्यों आ पड़ा हुआ है। झोपड़े में अब नहीं रह सकेगा क्या? एक दिन क्या सभी के साथ ऐसा होता है कि घर से उन्हें निकाल दिया जाता है? और फिर बिरादरी या बस्ती के लोग जो सालों साल साथ रहे, वे कभी साथ नहीं रह सकेंगे। माँ को बुखार और बाप को चिंता में डूबा देख वह कुछ पूछ नहीं पा रहा है। जिस वक्त कुम्हारिन गश खाकर गिरी थी, ठीक उसी क्षण कुम्हार के दिमाग पर हथौड़े जैसी चोट पड़ी थी और वह सनसा रह गया था कि एक पल को उसे समझ में न आया कि क्या हो गया। फिर धीरे धीरे चैतन्य हुआ तो एक अफसोस ने घेर लिया उसे। भरोसा न था कि पटवारी उसे कहीं का न छोड़ेगा, मीठी पुचकार से उसे घेरेगा और अंत में सीधे जिबह कर डालेगा। हे भगवान, क्या से क्या हो गया? किसी तरह हाड़ तोड़ मेहनत करके पेट पाल रहा था कि उसे घर द्वार से बेदखल कर दिया गया, उसी की जमीन और उसी को उससे महरूम कर दिया गया। उसे अपनी बात रखने का मौका भी नहीं दिया गया और एक तरफा फैसला हो गया। कैसी नाइंसाफी है, लूट, अंधेर और ढीठ। ऐसा तो कहीं देखा सुना नहीं। क्या जमाना आ गया है? किसके पास जाएं, अपना दुख बताएं, कौन सुनेगा? हम गरीब ही बचे थे लूटे हनकाले जाने के लिए, और ऐसा क्यों किया जा रहा है? हमने तो किसी की सूद भर जमीन नहीं दाबी, किसी को दबाया सताया नहीं, उल्टे जो संभव मदद थी की, तो क्या यह इसी का फल हमें दिया गया? गरीब मेहनतकश होने का यह खामियाजा है या सीधे सरल होने का दंड? वह एक तरफ को गिरा पड़ा था।
गोपी की चीख गुहार से उसे होश आया तो देखा पत्नी जमीन पर अचेत पड़ी है। दौड़कर वह पानी लाया और पत्नी के मुंह पर पानी के छींटे मारने लगा। जब वह छींटे मार रहा था, उसी वक्त उसके दिमाग में एक बवंडर सा उठा। उसका मन फट सा गया। लूट लो, उजाड़ दो, तहस नहस कर दो, जो मन में आए कर डालो। इससे अलग कोई उम्मीद भी नहीं, क्योंकि तुम्हारा धर्म ही यही बचा है। हमें धोखा देके कहीं का न रख के अगर तुम खुश होते हो तो हो लो, लेकिन सचमुच में क्या तुम खुश हो पाओगे? कुम्हार ने सोच लिया कि वह झोपड़े में पांव तक नहीं रखेगा। पटवारी भाई, बाबू, कलेक्टर साहब, ले लो, सब अपने नाम कर लो। झोपड़ा उजाड़ दो, चाकू खाड़ दो, नीम का पेड़ तहस नहस कर दो, खेत लूट लो, जो मन आए कर दो और खुश हो जाओ। बड़बड़ाते हुए उसने अचेत पत्नी को दोनों हाथों से उठाया और धीरे धीरे चलता सड़क किनारे आ खड़ा हुआ। धीरे से संभाल कर उसने पत्नी को जमीन पर लिटा दिया और सूनी आंखों चारों ओर देखने लगा। फिर आंखें मींच ली। क्षण भर के बाद जब उसने आंखें खोली, उसके मन पर तनिक बोझ न था। लंबे समय से जिस यातना से गुजर रहा था, लगा जैसे उससे मुक्ति पा गया हो। उसके मन में एक नए विचार का अंकुरण हो गया था। थोड़ी देर बाद एक विशालकाय जेसीबी कुम्हार के झोपड़े के सामने तीखी आवाज करती आ खड़ी हुई। कुम्हार ने उसे देखा तक नहीं। आसपास एलानिये रिक्शे घूम रहे थे, जिनके बाजुओं और सिर पर बड़े बड़े लाउडस्पीकर बंधे थे, जो तेज आवाज में जनता से अपना घर खाली करने, सामान हटा लेने और शांति बनाए रखने की गुहार लग रहे थे। यह गुहार ऐसी थी कि कान के पर्दे फट जाएं। कुम्हार ने कानों में उंगलियां घुसेड़ ली। यह जलती आवाज इसलिए है कि यहाँ सड़क किनारे भी पड़े रहने की जरूरत नहीं। भागो यहाँ से, भागो। कुम्हार ने गहरी सांस ली। हे भगवान। गोपी ने कानों पर हथेलियां जमा ली, फिर हटा ली, मानो कह रहा हो कि कैसी भी तीखी बर्छी जैसी धारदार आवाज हो, वह डरने वाला नहीं, न भागने वाला। सहसा कुम्हार पत्नी के गालों को थपथपाता उसके कान के पास मुंह ले जाकर बुदबुदाया, कैसी तबीयत है? आंख तो खोल, देख, मैं हूँ, गोपी है, देख तो सही। पत्नी है कि जोरों से बड़बड़ा उठती है, मार डाल मुझे, मार डाल, जला दो सब, फूंक डालो। सहसा गाड़ी का शोर उठा। कुम्हार ने सामने देखा, एक लारी थी जो शोर करती, धूल उड़ाती जेसीबी के पीछे आ लगी। लारी में पुलिस के जवान भरे थे, जो गाड़ी के रुकते ही नीचे उतरने लगे। पुलिस के जवान सिर पर लोहे के टोप चढ़ाए, सुरक्षा के सामानों के साथ हाथों में बड़े बड़े लठ लिए थे। जवान लटपटकते जैसे उसकी मजबूती की जांच कर रहे हों। जेसीबी के बगल खड़े हो गए। कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड की लाल रंग की 4 गाड़ियां एक के पीछे एक शोर करती लॉरी के आसपास आ लगी। सहसा सड़क की तरफ जोरों का शोर उठा, जैसे हजारों की तादाद में लोग एक कंठ से चीखे हों। कुम्हार ने पलटकर पीछे देखा तो 50-60 लोगों का हुजूम चीखता चिल्लाता जोरों की आवाज लगाता पास आता दिखा। ये बस्ती के लोग, जवान, बूढ़े, औरत, मर्द, सभी। सबसे आगे लाल रंग की पगड़ बांधे बच्चू था, जो हाथ लहराता चीखता चला आ रहा था। हुजूम कुम्हार के पास आकर रुक गया। पुलिस, जेसीबी और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां देखकर तो लोग भड़क से उठे, बेकाबू होने लगे। बच्चू सबको संभालता सा बोला, डरने की कोई बात नहीं भाइयों, हम वकील के पास से आए हैं, अभी हाल में हमें कोर्ट से स्टे मिल जाएगा, बस थोड़ा सा सब्र करो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, अंधेर थोड़े है। भीड़ में से रास्ता बनाते लाठी डिगडगाते बूढ़े काका कुम्हार के पास आए, बोले, काय भोला, तुम ऐसे काय पड़े हो, लुटे पिटे, और ये पर बतिया। कुम्हार ने काका को कठोर दृष्टि से देखा, जैसे कह रहा हो कि हमें कौन लूटेगा काका, और लूट के कोई खुश होता है तो होले। हम तो सोच रहे थे ऐसी थोथी बात है, लेकिन यहाँ तो संगीन मामला दिखता है। ये पुलिस जेसीबी काहे के लाने जमा है? काका बोले, ये क्या कर लेंगे हमारा? काकी चूड़ियों से भरा हाथ लहराते जोरों से चीखी, चिढ़ाओ जेसीबी, लिहाज गिरा दी जाएगी जानहारों की, हमारी ही जमीन मिली थी दफन होने को, सत्यानाश हो इनका, हम लेटे जात है, चढ़ा दो जेसीबी, नास पीटे हत्यारों। नवयुवक, जिसने पटवारी का गला मिसका था, अपने मजबूत पंजों को उठाता बोला, मैं तो पटवारी को ढूंढ रहा हूँ, घर गया था मिला नहीं, पता नहीं कहाँ छुप गया है, मिल जाए तो सीधे ऊपर पहुँचा दूं इन पंजों से। श्यामल का बाबू बोला, लीला, गुड्डू बस आने ही वाले हैं, वो तो सीधे वकील के साथ कोर्ट चले गए हैं, देखते जाओ, पूरा समाज इकट्ठा हो जाएगा, अभी ले ये लोग जमीन, अपनी जमीन के लिए हम लोग जान दे देंगे। कुम्हार के दिमाग में कुछ दूसरी ही बात थी। सारी बातें सुनते हुए भी वह सुन नहीं रहा था, जैसे कोई वास्ता ही न रहा हो। इस वक्त वह सिर्फ यही चाह रहा था कि उसकी घरवाली ठीक हो जाए, आंखें खोल ले, उठ के बैठ जाए। सहसा उसने कुम्हारिन के गालों को थपथपाया और करुणार्द्र स्वर में बोला, कैसी तबीयत है रानी? आंखें खोल, देख, गोपी है, तुझे बुला रहा है। गोपी उसके कान से मुंह सटाता गीली आवाज में बोला, अम्मा आंखें तो खोलो, देखो, अपना झोपड़ा कोई नहीं लेगा, तुम मेरी बात तो मानो। सहसा कुम्हारिन की पलकें फड़की, धीरे धीरे उसने आंखें खोली। थोड़ी देर बाद वह उठकर बैठ गई। उपन्यास, एक थी मैना एक था कुम्हार। उपन्यासकार हरि भटनागर। अध्याय 23।
कुम्हारिन को उठकर बैठता देख मैना मुस्कुराई, लेकिन तुरंत ही उदास हो गई क्योंकि सामने जो दृश्य था वह बहुत ही भयानक था। अपना हक मांगती जनता के खिलाफ पुलिस किसी भी क्षण बेरहमी पर उतर सकती थी। पुलिस ने कंटीले तारों की बाड़ लगा दी थी। तारों के पीछे लठ और संगीने लिए पुलिस के जवान थे। उनके पीछे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थीं और उसके पीछे दैत्य का सा पंजा उठाए जेसीबी मशीन। इस तरफ अपने हक की गुहार लगाते बस्ती के लोग थे जिनके हाथों में अत्याचार बंद करो, हमारी जमीन मुक्त करो के नारों की पट्टियां थी। लोग ऐसे चीख रहे थे मानो हक के लिए अपनी जान तक दे देंगे। पुलिस का एक अफसर एक छोटे से लाउडस्पीकर के चोगे को मुंह पर लगाए जोरों से चीखता कह रहा था, आप लोग शांति बनाए रखें, नहीं हमें लठ बरसाने को विवश होना पड़ेगा। लोग गगनभेदी आवाज बुलंद करते हैं, लठ बरसाओ, हमें इसकी चिंता नहीं, हमें हमारी जमीन चाहिए। सहसा पुलिस की तीखी सीटी के साथ जोरों का शोर उठा मानो जेसीबी ने अपनी हैवानी चीख निकाली हो। मैना ने देखा हरकत में आए जेसीबी ने एक ही झटके में नीम का विशाल पेड़ किसी हाथी की तरह जमीन पर पटक दिया। इसी के साथ कुम्हार का झोपड़ा चिड़िया के घोंसले की तरह उजड़ गया। कुम्हार ने अपने अंदर धसकते पहाड़ को यकायक दृढ़ता से रोका। जिस नए विचार का अंकुरन उसके मन में हुआ था, उसके बहाव में उसने कुम्हारिन और गोपी का हाथ पकड़ा, बड़े मियाँ को इशारा किया और अनजान सड़क पर वीराने इलाके की ओर बढ़ने लगा। शोर चीख गुहार हल्ला सब पीछे छूट गए। वह जंगल में आ गया था। मैना से रहा नहीं गया, वह उसके पीछे पीछे उड़ती आई। सामने स्वच्छ तांबड़ी रंग का चाक जितना बड़ा थरथराता चांद, जिसे कुम्हार ने जिंदगी में शायद पहली बार देखा था, पेड़ों के ऊपर उठ रहा था। कुम्हार का मन प्रसन्न हो उठा। मैना ने पूछा, भोला तुम कहाँ जंगल में भागे चले आए? क्या सोचते हो दुश्मन तुम्हें यहाँ चैन से बैठने देंगे? नहीं बैठने देंगे तो और आगे चला जाऊंगा, और जो वहाँ भी टिकने न दे, हंकाल दे तो कोई कितनी बार हमें उजाड़ेगा, हर बार हम बस जाएंगे। जब तक सांसा तब तक आसा। भोला हंसा और दृढ़ता से आगे बोला, हमें तो चिकनी चिकनी माटी काटनी है, सुंदर सुंदर बर्तन बनाने हैं, और हाँ वह घड़ा बनाना है जिसके ठंडे पानी से तुम्हारा प्यासा कंठ तृप्त हो सके। मैना अवाक थी। बिल्कुल उसके मैना जैसे दृढ़ विचार वाला आदमी है यह। थोड़ी देर बाद वह मीठे स्वर में गा उठी। कुम्हार लोकगीत की यह कड़ी गा उठा। अधरतिया हो राजा, कर ले शिकार, गोरी तो हिरनिया हो गई आज। समाप्त। ऑडियो बुक। उपन्यास। एक थी मैना एक था कुम्हार। उपन्यासकार हरि भटनागर। सुनने के लिए धन्यवाद। रचनाकार और की प्रस्तुति।